GIS ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद शुरू कर रखी थी और इसके 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज 5वां और अंतिम भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। समरी मैं 1 मिनट में आपको बताऊं कि हमने क्या पढ़ा है। समरी के रूप में हमने पढ़ा है कि जूरी काची के पास 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। जूरी काची उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और बैल भी जूरी काची से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। प्रेम का ये माहौल इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है कि जूरी भी अपने बैलों को आजीवन नहीं छोड़ना चाहता और बैल भी जूरी की आजीवन सेवा करना चाहते हैं। इसी बीच गया जो जूरी का साला होता है कि इधर बारिश हो जाती है और वह बैलों को अपने खेत के हल जोतने के लिए ले जाता है। बैल ये सोचते हैं कि जूरी द्वारा हमें बेचा जा चुका है। बैल ये बात सहन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में वे विद्रोह कर डालते हैं और वे गया के घर से छुड़ाकर जूरी के पास वापस जाते हैं और उसके बाद गया उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाता है, उनके साथ मारपीट करता है, खेत जोतता है। फिर वे लड़की के द्वारा खोल दिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं और एक खेत में चल रहे होते हैं। एक सांड के साथ लड़ाई होती है, लड़ाई में विजयी होते हैं। उसके बाद में मोती मटर के खेत में चढ़ने चला जाता है। हीरा मना करता है। हीरा एक बहुत अच्छा अर्थात नरम दिल का व्यक्तित्व का धनी यहाँ बनकर आया है और अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी राष्ट्रीय आंदोलन से अर्थात फ्रीडम फाइटर्स के रूप में इस कहानी को हम देख सकते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। दोनों बैलों को काजी होश में बंद कर दिया जाता है। काजी होश में हीरा और मोती देखते हैं कि यहाँ कोई चारे का तिनका तक नहीं डालता है, कोई पानी नहीं पिलाता है। कैसा स्वामी है ये, उनके समझ में नहीं आता है। उसके बाद रात को 12-1 बजे मोती दीवार गिरा देता है और जो गधे हैं, घोड़ियाँ हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, गायें हैं, सबको निकलने का अवसर दे देता है। लेकिन बदकिस्मती से हीरा, जिसे काजी होश में रात को चौकीदार है, वो नज़दीकी से बांध गया था मोटी लाव से, मोटी रस्से से, वो नहीं खुल पाता है। इस कारण मोती भी हीरा के साथ ही रह जाता है। सुबह होती है। सुबह होने पर काजी होश में हड़बड़ी मचती है और पता चलता है कि ये सब किया धरा मोती का है। मोती को खूब सजा मिलती है और काजी होश में हर 15 दिन में बोली लगती है, नीलामी होती है। नीलामी में हीरा और मोती दोनों को बेच दिया जाता है। बेचने के बाद में एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी दोनों को खरीद लेता है। उसके बाद में कहानी आगे क्या बनती है ये देखते हैं। देखिए, सहसा का अर्थ है अचानक। एक दढ़ियल आदमी, दढ़ियल का मतलब दाढ़ी वाला, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अर्थात कठोर मुद्रा, डरावनी शक्ल, और वह जान गया कि ये कौन है, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति है और ये कौन हो सकता है, कोई न कोई मार काट करने वाला कसाई हो सकता है। तो ये सब परिस्थितियां वो जान जाता है। तो हीरा ने कहा, क्या कहा कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। कि हम गया के घर से बिना मतलब भागे, अब जान बचती नजर नहीं आती है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है मगर उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती है। अर्थात क्या कह रहा लेखक कि अश्रद्धा के भाव से मोती ने उत्तर दिया कि मैंने सुना है कि भगवान सब पर दया करता है मगर भगवान हम पर दया क्यों नहीं करता है। भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया है, क्या अब नहीं बचाएंगे। देखिए, यहां पर हीरा है वो थोड़ा पॉजिटिव है, पूरी कहानी में ही सकारात्मक रुख वाला बनकर आया है। तो कहने का अर्थ है, वो कह रहा कि एक बार लड़की, भगवान ने लड़की बनकर हमें बचाया था, क्या आज भगवान हमें नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, मोती कह रहा है।
बस काटे जाएंगे अपन, कसाई है ये, काट डालेगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। कितने बड़े सकारात्मक सोच की बात है। हीरा क्या कह रहा है, अगर कसाई काट भी देगा तो भी हमारा तो मांस भी काम आएगा, खाल भी काम आएगी, सींग भी काम आएंगे, हड्डियां भी काम आएंगी। जीते जी भी काम आए, हम तो मरने के बाद भी काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। क्यों नहीं कांपेगी? अगर आपको पता चले कि आपको 1 घंटे के बाद में काटा जाएगा तो क्या आपकी बोटी बोटी नहीं कांपेगी? ठीक इसी प्रकार बालों के साथ हो रहा है। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। बेचारों को 15 दिन हो गए आज कुछ खाए हुए, और एकदम कमजोर हो गए, चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी डर के मारे चल रहे हैं, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमे जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रास्ते में, रेवड़ का मतलब है गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सब एक साथ चरती है, उसको क्या बोलते हैं? रेवड़। हरे हरे हार का मतलब है हरे हरे खेत में चर रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, सब खुश थे, उछल कूद कर रहे थे, पागुर कर रहे थे, उछल रहे थे, चिकने थे, चपल थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, कि उनके 2 भाई आज एक कसाई के हाथ पड़ चुके हैं। बधिक यानी कसाई। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक दोनों को ऐसा लगा कि अरे इस रास्ते को तो हमारा ये रास्ता देखा हुआ है, हम गए थे तब देखो ऐसा ही एक मोड़ आया था, ऐसे ही गांव आए थे, और ऐसे ही खेत आए थे, ऐसे ही पानी पीने की कोई खेल आई थी, और ऐसी ही टंकी आई थी। ऐसा उन्हें लगा, हाँ इसी रास्ते से तो गया, हमें लेकर गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। हार का मतलब खेत, अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर तो हम पुरुष लाने आया करते थे, यही कुआं है, यहाँ तो अपने इस कुएं पर हल जोतने आया करते थे, पुरुष लाने आया करते थे, झूरी हमें लाता था। ये सब बातें वो कर रहे थे, और करते करते अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं हम सभी वे परिचित जगह हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे आ रही हैं। कि अचानक क्या हुआ, दोनों उन्मत्त होकर, मस्त होकर, मदमस्त होकर, और हाँ देखो, मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है। क्या कहा? नगीच का मतलब है नजदीक, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है। भगवान पर भरोसा भी किसको है? हीरा को। और ये बात पहले कही भी किसने है? हीरा ने कही है। क्या कही है? कि एक बार भगवान ने हमें लड़की बनकर बचाया था, क्या आज नहीं बचाएंगे? मैं तो अब घर भागता हूं। कौन कहता है? मोती। मैं तो अब घर भागता हूं। ये सेंटेंस किसका है? मोती का है। उसके बाद यह जानने देगा, कौन कहता है? हीरा। हीरा का कथन है कि क्या ये दड़ियल आदमी जाने देगा, इससे मैं मार गिराता हूं। कौन कहता है? मोती। नहीं नहीं, कौन कहता है? हीरा। नहीं नहीं, दौड़कर थाने पर चलो। अर्थात जहां भी मारपीट की बात आती है कौन करेगा? मोती। मारपीट से मना कौन करेगा? हीरा। क्या कह रहा है? दौड़कर थाने पर चलो, अपने स्थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, अर्थात सर्दियों का समय था थोड़ा, और बेचारे बरसात में गए थे, आते आते सर्दियां आ गई, 2-3 महीने हो गए। तो
बैठा बैठा धूप खा रहा था द्वार पर। कौन है? जूरी। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगा लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। कौन? बैल। अर्थात फिर से जो सुसुप्त अवस्था में प्रेम था, जो प्रेम सोच चुका था, वो जाग उठा। दडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब दडियल भी गलत नहीं अपनी जगह, वो नीलाम करके लाया बैलों को, पैसे देकर आया काजी। उसमें दडियल सोचता कि बैल मेरे हैं, छुटाकर चले गए होंगे, ले आता हूं। जाते क्या की? रस्सी पकड़ ली। जरूर ने कहा मेरे बैल हैं, रस्सी छोड़। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले लाता हूं कि मैं काजी होश से मवेशी खाने से इनको नीलाम करके लाया हूं, पैसे देकर लाया हूं। ये बैल आपके कैसे हुए? आगे इसी पेज में है नीचे, और देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और मेरे बैल है, इसका देखो क्या कह रहा है। हाँ, तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो समझाऊं चुराए ले आते हो, चुपके से ले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? हाँ, जूरी क्या कह रहा है? जूरी कह रहा है कि मैंने तो सोचा तो चोरी करके लाया। अच्छा, नीलामी करवा के लाया तुम? और तेरे को ये अख्तियार किसने दिया? अख्तियार का मतलब है अधिकार। मेरे बैलों को किसी को नीलाम करने का अधिकार किसने दिया? ये बैल मेरे हैं और मेरे रहेंगे, और यहां से चले जाओ। कौन कह रहा है? जूरी। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। कौन कह रहा है? दडियल। मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, चाहे रपट करो चाहे कुछ करो। रपट का मतलब FIR दर्ज कराना, रिपोर्ट करना, कि मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा कि मेरे बैल आपने ले लिए हैं। तो वो कौन कह रहा है? जूरी काची कह रहा है कि चाहे कुछ भी करवाओ, ये बैल मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे खेत में खड़े हैं, इस कारण मेरे हैं। दडियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। 3-4 महीने हो गए दोनों बैलों को परेशान होते हुए। मोती का क्रोध है, वो जवाब, क्रोध की सीमा जवाब दी जाती है, और वो सींग चलाता है। दडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दडियल का रास्ता देख रहा था। दडियल दूर खड़ा था, धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन मोती तो विजयी योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि तू आगे तो आ, मेरे पास तो आए, मेरे खेत में तो आ, मैं तुझ पर प्रहार करता हूँ, चोट करता हूँ, सींग मारता हूँ तुझे। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। अर्थात कि ऐसे बैल क्या किसी को मिल पाएंगे? ये कहानी इस प्रकार से, अर्थात दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद ने भारतीयों को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दिया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है। स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। स्वतंत्रता के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता की कीमत होती है। और ये कहानी इनडायरेक्टली भारतीयों को जगाने के लिए लिखी है। डायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लेखक ये लिख नहीं सकता था कि भारतीय जगो, अंग्रेजों से मुकाबला करो, तब जाकर आपको विजय श्री मिलेगी, तब जाकर आपको स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि ऐसा लिखने पर जेल हो जाती थी। इसलिए दो बैलों को माध्यम बनाया मुंशी प्रेमचंद ने, और भारत की जनता को जगाने के लिए बैलों का सहारा लेकर राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए कहानी लिखी है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी का अंतिम पार्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया है या नहीं समझ पाए हो आप, तो आप डाउट कॉलम में आइए, वहाँ से आप अपना डाउट भेजिए और सॉल्यूशन पाइए। पढ़ते रहें, होमवर्क करते रहें, आलस्य बिल्कुल न करें, क्योंकि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और कर्मण्यता हमारी सबसे बड़ा साथी है। अर्थात कर्म ही पूजा है, और कर्म करते रहे और कर्मशील आचरण बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।